प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 76 और ये 23 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। आज का विषय सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल का चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसका करेंगे रिवीजन, पुनरावृत्ति। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा आधार कहा गया परिवहन के साधनों को और संचार के साधनों को, क्योंकि यही किसी हर प्रत्येक देश की उन्नति में, विकास में सहायक है, इसलिए इनको अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, परिवहन के साधनों को और संचार के साधनों को। तो जो आज की वर्कशीट में आपके प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं, 3 से 5 नंबर वाले, और एक दे रखा है स्रोत आधारित प्रश्न 4 नंबरों का। तो आपकी वर्कशीट का पहला प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। तो जनसंचार से होने वाले कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। तो पहले समझ लो संचार क्या होता है। संचार एक ऐसा माध्यम है जिनसे अपने विचारों को या सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जिनसे संचार कहते हैं उस माध्यम को जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो संचार 2 तरह के होते हैं, एक होता है निजी संचार, दूसरा होता है जन संचार। निजी संचार में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाता है, जैसे कॉल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। ठीक है, और जनसंचार में क्या होता है कि इसमें पूरे समाज को, कई लोगों को अपनी सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है, जैसे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, है ना। और जनसंचार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जिसमें आपके प्रिंट मीडिया में आपका अखबार आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो, टेलीविजन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इनके क्या लाभ हैं, तो 3 लाभ बताने हैं। जनसंचार के साधनों से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, जनसंचार के साधनों से जैसे टीवी, यूट्यूब आदि से हमारा ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान बढ़ता है, और हमें शिक्षा में भी सहायता मिलती है जनसंचार के माध्यम से। जैसे आप ये मोबाइल वगैरह भी जनसंचार का माध्यम है, जिससे आप यूट्यूब के माध्यम से अपना जो वीडियो दे सकते हो पढ़ाई का। ठीक है, जिससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है जिससे। तीसरा, जनसंचार के साधन हमारा मनोरंजन भी करते हैं। आपने टीवी पर गाने भी सुनते होंगे आप, है ना, और क्रिकेट मैच भी देखते होंगे। तो ये जो जनसंचार के जो माध्यम है, ठीक है, वो हमारा मनोरंजन भी करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। तो पाइपलाइन जो है वो परिवहन का नवीन संसाधन है, पर इसका उपयोग पहले जल के परिवहन के लिए किया जाता, परंतु अब जो है और भी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है परिवहन के रूप में, जैसे गैस पहुंचाने के लिए, है ना, और लिक्विड पदार्थ पहुंचाने के लिए, यानी कि पेट्रोलियम पहुंचाने के लिए भी इसका पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किया जा रहा है। तो इसके लाभ बताने हैं। पाइपलाइन परिवहन की प्रारंभिक लागत क्या होती है, अधिक होती है, परंतु बाद में सबसे सस्ता परिवहन का ये साधन है, बाद में इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, और इसके रखरखाव की लागत भी कम है। ठीक है, ना तो इसके टायर घिसते हैं, ना इसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। ठीक है, और ना ही इसके जो है पेट्रोल की खपत होती है इसमें। ठीक है, तो इसका रखरखाव भी की लागत जो होती है वो कम होती है। और पाइपलाइन से बिना बाधा निरंतर आपूर्ति संभव है। और पाइपलाइन से क्या है, चाहे बारिश होती रहे, चाहे कोहरा पड़ता रहे, है ना, तो इससे क्या होगी, आपूर्ति संभव हो जाती है और ना यहाँ पर कभी हड़ताल होती है। ठीक। चौथा है, इसे पहाड़ी क्षेत्र या समुद्र कहीं भी बिछाया जा सकता है। और पाइपलाइन को पहाड़ी क्षेत्र में बिछाया जा सकता है और समुद्र के नीचे भी बिछाया जा सकता है, जहाँ पर अन्य परिवहन के साधनों से पहुँचना संभव नहीं हो पाता, वहाँ पर पाइपलाइन से भी सामान को पहुँचाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो बताना है आपको सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो ये कि सड़क परिवहन की जो निर्माण की जो लागत है और रखरखाव की लागत है वो रेल परिवहन की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक, इसलिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है रेल परिवहन की अपेक्षा। दूसरा, सड़क निर्माण दुर्गम तथा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी किया जा सकता है, जबकि रेल परिवहन का निर्माण वहाँ पर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक,
तीसरा, यह कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। अब भाई कम दूरी जानी है आपको, ठीक है, आपको अपने घर से नुक्कड़ तक जाना है कुछ सामान लाने के लिए, है ना, या मार्केट जाना है तो रेल से थोड़ी ना जाओगे, है ना, सड़क परिवहन से ही जाओगे, कार से, स्कूटर से, बाइक से या ऑटो से जाओगे, है ना, सड़क के द्वारा ही जाओगे। तो ये कम दूरी के लिए महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। और चौथा है, यह कम व्यक्तियों तथा कम सामान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। ठीक है, कम व्यक्ति ले जा सकते हैं परिवहन के साधन के लिए, और व्यक्तियों को सामान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परिवहन का साधन, सड़क परिवहन। पांचवा है, सड़क परिवहन द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है ना, डोर टू डोर सर्विस देता है सड़क परिवहन। ठीक है, आप यहाँ घर से ऑटो में बैठोगे या बाइक से बैठोगे, सीधा जहाँ पे आपको जाना वहाँ पे पहुँच जाओगे। रेल तो नहीं आ गई आपको घर पे लेने के लिए, रेल के लिए तो आपको रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, है ना। छठा है, यह परिवहन के अन्य साधनों के बीच कड़ी का कार्य करता है, यानी कि आपको रेलवे स्टेशन पर जाना तो सड़क के माध्यम से जाओगे, है ना, एयरपोर्ट पर जाना तभी सड़क के माध्यम से जाओगे, कहीं भी जाना तो सड़क के माध्यम से ही जाओगे। तो ये परिवहन के अन्य साधनों के साथ में भी कड़ी का काम करता है। चौथा प्रश्न है, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति है किसी देश का जो आर्थिक वैभव है उसकी उन्नति का सूचक है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आपको लाभ बताने हैं। क्या बताने हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताने हैं। एक तो होता है व्यापार, जिसमें हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, ठीक है, बेचते हैं, खरीदते हैं। तो जब एक राष्ट्र के अंतर्गत होता है व्यापार तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि दिल्ली से यूपी में कोई सामान बेचा, यूपी से दिल्ली में बेचा, है ना, तो उसको बोलेंगे राष्ट्रीय व्यापार। और जब एक देश का अन्य देशों के साथ में व्यापार होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, एक देश का अन्य देशों के साथ में विश्व के व्यापार होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताने हैं, आपकी विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी इसकी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब हम सामान एक देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है, पैसा आता है। ठीक, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास होता है, यानी कि एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति को जानती है, न से क्या होता है सांस्कृतिक विकास भी होता है। तीसरा, इसके अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन होता है, यानी कि हमने जो सामान ज़्यादा बना लिया, ठीक है, उसको कहाँ बेचेंगे, उसका उत्पादन अगर ज़्यादा हमने कर लिया उत्पादन वस्तुओं का तो कहाँ जाएगा, वो दूसरे देशों में उसका निर्यात कर सकते हैं, जिससे क्या होता है अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन, एडजस्टमेंट हो जाता है। चौथा, इससे संसाधनों का ठीक से प्रबंधन हो पाता है, यानी कि जो संसाधन हमारे पास नहीं है वो विदेशों से मंगाए जा सकते हैं, है ना, और जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है उसको विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, संसाधनों का ठीक से प्रबंधन, एडजस्टमेंट हो जाता है। पांचवा, इससे बाजार का विस्तार होता है। अब हम अपने जो भारत में बनी हुई वस्तुओं को यूरोप में बेच सकते हैं, अमेरिका में बेच सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हमारा जो वस्तुओं का जो बाजार है वो बढ़ गया, है ना, तो बाजार का विस्तार भी होता है। छठा, इससे वस्तुओं और सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इससे क्या होता है, वस्तुओं और सेवा भी हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक, पांचवा प्रश्न आपको बताना है, पर्यटन यानी कि टूरिज्म एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है, यानी कि जो टूरिज्म है वह अर्थव्यवस्था के विकास में कैसे सहायक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पर्यटक आते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, तो उससे क्या मिलती है, मुद्रा मिलती है, और जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है पर्यटन से। ठीक है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में का विकास होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है जिससे मुद्रा प्राप्ति से। दूसरा, इससे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, और जो टूरिज्म है इसमें कई लोग रोजगार में लगे हुए थे, इससे लाखों लोगों को क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त होता है। तीसरा, इससे स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है, जहाँ पर कई सारे पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, और राजस्थान होगा, ये तो सारे जो क्षेत्र हैं वो टूरिज्म पर ही निर्भर है
अधिकतर वहाँ पे पर्यटन क्षेत्र में विदेशी लोग या इंडिया के लोग भी वहाँ पर घूमने जाते हैं, जिससे क्या होता है स्थानीय क्षेत्र का भी विकास होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। चौथा, पर्यटन से हथकरघा उद्योग का विकास होता है और हैंडलूम हाथ से बनी वस्तुओं का डिमांड वहाँ पर ज़्यादा होती है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे, जो हथकरघा जो उद्योग है, ठीक है, जो हैंडलूम वस्तुएं होती हैं, आइटम होते हैं, उनको वो खरीदते हैं, तो इससे वहाँ के जो उद्योग है हथकरघा उद्योग उनका विकास होता है। पांचवा है, पर्यटन से विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंध मजबूत होते हैं। हम वहाँ की संस्कृति जानते हैं, वो हमारी संस्कृति जानते हैं जब घूमने फिरने जाते हैं ना, और विदेशी लोग भी आते हैं तो उनकी संस्कृति से भी वहाँ के लोग जो है रूबरू होते हैं, और इससे क्या होता है आपसी संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और छठा, पर्यटन से सांस्कृतिक विकास भी होता है। जब एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे तो आपस में क्या होगा, संबंध मजबूत होंगे और वहाँ की सांस्कृतिक विकास भी होगा। जैसे अभी आपने सिक्किम के बारे में प्रोजेक्ट बनाया था, तो आपका छठा प्रश्न जो है स्रोत आधारित है, तो आप अनुच्छेद को पढ़ लोगे और प्रश्नों के उत्तर दोगे। वर्कशीट में से अनुच्छेद को पढ़ लीजिए। तो पहला प्रश्न है आपके अनुच्छेद का, सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र में जो सड़कों की लंबाई जो होती है उनको सड़क घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है इसका, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? तो भाई जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ सड़क निर्माण कार्य करना कठिन है, और इसके साथ ही यहाँ की जो जनसंख्या वो भी कम है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कम है। जम्मू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे, जम्मू में आबादी ज़्यादा है और बाकी सारा जो एरिया जम्मू कश्मीर का वहाँ पे आबादी कम है, विरल जनसंख्या वहाँ की, इसलिए वहाँ पर घनत्व भी कम है जनसंख्या का, और पर्वतीय क्षेत्र है और सड़क निर्माण करना भी कठिन है। इस वजह से जम्मू कश्मीर की सड़क का जो घनत्व है वो भी कम है। ठीक, छठा प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि सड़क परिवहन की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां, वो बतानी है आपको। तो पहली समस्या तो यह है कि यातायात के अनुसार सड़कों का जाल अपर्याप्त है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सड़क पर गाड़ियां आती जा रही हैं, है ना, तो यातायात के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो सड़कें बनाई गई थी ना वो भी अभी क्या है, कम है हमारे पास। दूसरा, देश लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं। देश की लगभग आधी जो सड़कें ना वो क्या है, कच्ची, यानी कि बरसात के समय में वो क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, वहाँ से यातायात ठप हो जाता है। तीसरा, शहर में सड़कें तंग है, बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, तंग सड़कें हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, है ना। जब बनाई गई तब तो ठीक था, परंतु अब जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तब ये समस्या आती है कि भीड़ भरी सड़क हो जाती है। चौथा है, सड़क पर बने पुल भी पुराने तथा तंग है। यानी कि जो सड़क पर जो पुल बनाए गए हैं वो भी क्या है, पुराने। आप यूपी बिहार में जाके देखोगे तो क्या है कि सड़क तो चौड़ी चौड़ी है और पुल क्या है, छोटे छोटे बना रखे हैं और पुराने बना रखे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो भारत में सड़कों की में सुधार करने के लिए, सड़क व्यवस्था में सुधार करने के लिए आपको कुछ उपाय बतानी है तो आप बता सकते हो। बाकी मैं आपकी सहायता के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जो कच्ची सड़कें उनको पक्की सड़कों में बदल दिया जाए, और दूसरा, राजमार्गों का और अधिक विकास किया जाए, जो आपके हाईवे हैं उनका विकास किया जाए और अधिक। तीसरा, शहरों तथा कस्बों के बाहर से बाईपास सड़कों का निर्माण किया जा सकता। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सड़क व्यवस्था में सुधार आएगा। तो ये बच्चे, ये आज की वर्कशीट थी। अब वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए।